जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन करा है, बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ स्टेप्स सिखाए थे इंटीग्रेशन के, और हो सकता है जरूरी नहीं है इंटीग्रेशन यूज हो रहा हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि इंटीग्रेशन करना भी हो सकता है क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करना हो। तो बिना सोचे समझे क्वेश्चन मत स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, दिया हुआ क्या है और क्या निकालना है। फिगर मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए बना दी। कैसे चेक करते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या है? पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। पोजीशन का डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन आता है, इंटीग्रेशन से वेलोसिटी और इंटीग्रेशन से पोजीशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखा करो कि आपको दिया क्या है, गिवन डेटा क्या है। हमें गिवन डेटा है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन गिवन। और कोई कहता है ये कैसा एक्सेलरेशन हुआ, 4x+2 कैसा एक्सेलरेशन हुआ? तो ये जो एक्सेलरेशन है इट इज नॉन यूनिफॉर्म। इसका मतलब गाड़ी के अंदर जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू बदल रही है। किसी चीज को हम यूनिफॉर्म तब बोलते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, यानी जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है। नॉन यूनिफॉर्म हम तब बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब एक्सेलरेशन देखिए किस टाइप का एक्सेलरेशन, 4x+2। इस बार एक्सेलरेशन की वैल्यू डिपेंड कर रही है पोजीशन पर। जब कार की पोजीशन 0 होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आएगी। उसके बाद कार आगे जाएगी, कार की पोजीशन 1 हो जाएगी। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, x=1 हो जाएगा। जब जब कार यहां पर होगी तो आप यहां 1 डालेंगे, कार के अंदर एक्सेलरेशन 6 आएगा। जब कार की पोजीशन 2 हो जाएगी तो यहां 2 डालेंगे, एक्सेलरेशन 10 आएगा। यानी जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और इस बार एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म होने के साथ साथ इट डिपेंड्स ऑन एक्स। अभी तक हमने जो पिछली बार क्वेश्चन करे थे उसमें एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड करता था। इस बार एक्सेलरेशन जो है वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? तो ये सफिशिएंट हिंट हो गया है। अभी तक कुछ बच्चे थे जिन्होंने पहले गलत आंसर भेजा था, अब उन्होंने उनको अपनी गलती देखी और उन्होंने उसको ठीक कर लिया है। आंसर जो आएगा रूट में आएगा, अंडर रूट, स्क्वायर रूट में आंसर आएगा। थोड़ा स्टेप्स पे ध्यान दो जो लास्ट टाइम कराए थे। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन अगेन। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन पे थी कार, रेस्ट पे थी, इनिशियल स्पीड 0 थी, पोजीशन भी 0, और अब उसके अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है 4x+2 का। एक्सेलरेशन हो रहा है यानी स्पीड बढ़ रही है। तो आपको बताना है कार की स्पीड कितनी होगी व्हेन इट हैज रीच्ड द पॉइंट x=2। तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन गिवन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी, यानी हमें वेलोसिटी निकालनी। तो सबसे पहले यहां देखा करो, बिफोर एनीथिंग एल्स यहां देखा करो कि आप इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करेंगे या इंटीग्रेशन। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, और इंटीग्रेशन में हमें प्रॉपर स्टेप्स लिखने होते हैं। तो अब हम अपने लास्ट क्लास के स्टेप्स को रिकॉल करते हैं। हमारे पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। सबसे पहली थी dx/dt होता है वेलोसिटी, dv/dt होता है एक्सेलरेशन, और इसी को हमने कन्वर्ट करके एक और वो बनाया था, v dv/dx इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। हमें क्वेश्चन को करने से पहले सही वाली डिफरेंशियल इक्वेशन चूज करनी है। कोई जना बताएगा इस बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सी यूज होगी? थर्ड। धीरे धीरे ना प्रैक्टिस से तुम लोग सीख जाओगे। आज मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की असाइनमेंट भी शेयर कर दी है, तो थर्ड वाली यूज करेंगे। कैसे पता लगा, कोई कहता हमें कैसे पता? पहली चीज देखिए, इन दोनों में टाइम आता है, dt dt, जबकि टाइम नाम का क्वेश्चन में तो कुछ दिया हुआ नहीं।
हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और पोजीशन दिए हैं और हमें वेलोसिटी निकालनी है, यानी एक्सेलरेशन, पोजीशन, वेलोसिटी, ये तीन चीजों की क्वेश्चन में बात हुई, यानी वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हाउ डू वी स्टार्ट, देखिए v dv by dx is equal to acceleration. We are starting from this equation. अच्छा, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन को सब्स्टिट्यूट करो, तो v dv by dx is equal to 4x plus 2. मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दी जो क्वेश्चन में दी थी, वो यहां इस इक्वेशन में डाल दी। अब इसके बाद हम dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाए, तो जब ये dx ऊपर जाएगा, इसके बाद आपने वेरिएबल मैचिंग करानी, आपको इंश्योर करना है कि यहां पे अगर आपका डिफरेंशियल dx है, तो dx अगर इस साइड है तो यहां सिर्फ x नाम का वेरिएबल होना चाहिए और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। बाकी कांस्टेंट हो सकते हैं, 4 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, वो सही है, बट देयर शुड बी नो अदर वेरिएबल x के अलावा। जो डिफरेंशियल लगा हुआ है ना, उसी के वेरिएबल्स अलावा। तो इसमें चेक करो, 4 कांस्टेंट है, हाँ x है, ठीक है, 2 कांस्टेंट है, इसमें x तो आ नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, अगर x नहीं आ रहा तो आप लगा सकते हो x की पावर 0। किसी टर्म में अगर आपको वेरिएबल नहीं आ रहा हो तो आप x की पावर 0 लगा दीजिए, ठीक है ना। और तो कांस्टेंट आ रहे हैं, 2 और 4 तो कांस्टेंट है, वो कोई दिक्कत नहीं करेंगे। अच्छा, अब दूसरी साइड चलते हैं, LHS पे चलते हैं। LHS पे हमारा डिफरेंशियल जो है वो dv है, तो मेरे को सिर्फ वेलोसिटी नाम के वेरिएबल चाहिए। v ही आ रहा है, कोई और तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, v आ रहा है, v अलाउड भी है, तो ठीक है, यानी हमारी वेरिएबल मैचिंग हो गई। वंस यू हैव इंश्योर्ड की वेरिएबल मैचिंग हो गई है, तब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। ठीक है, हमने अब दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, ठीक है ना। पिछली क्लास में मैंने स्टेप्स लिखवाए थे और पिछली क्लास का लेक्चर भी आप लोगों के लिए साइट पे अपलोड करा हुआ है, आप वहां जाकर उसको रिवाइज कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक आपके ग्रुप पे भी शेयर कर दिया था, क्योंकि पिछली क्लास अगर आपने अटेंड नहीं करी तो आज वाली भी नहीं समझ में आएगी। तो इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो लिमिट्स, इंटीग्रेशन जो होता है दो टाइप का होता है, अब आगे सिखा रहे हैं क्वेश्चन में, एक नई लिखिएगा। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, लिखो सब लोग इसको, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन वो होता है जिसमें लिमिट्स होती है, विद लिमिट्स। जो हम कर रहे हैं, हमारे को लिमिट्स दे रखी है क्या, हमें चेक करना पड़ेगा। अगर लिमिट्स दे रखी हैं तो दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन, और अगर लिमिट्स नहीं दे रखी है तो then it is called as indefinite integration when there are no limits. अब अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। अगर लिमिट्स दी होगी तब वो डेफिनेट होगा। हाँ, लिमिट्स अगर क्वेश्चन में आपको दे रखी हैं, अगर आप क्वेश्चन में लिमिट्स देके यहाँ अप्लाई करोगे तो लिमिट्स है अगर, तो वो कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। और अगर लिमिट्स ही नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं, पोजीशन क्या है, कहां से शुरू कहां खत्म, कुछ नहीं दिया, तो कोई लिमिट्स नहीं है, तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो अपने क्वेश्चन में चेक करते हैं, हमें लिमिट्स किसकी चाहिए, एक्स की, पोजीशन की। पोजीशन गाड़ी की शुरू कहां से हुई थी, क्या दिया है, जीरो फ्रॉम द ओरिजिन, यानी स्टार्टिंग में x 0 था, तो x इनिशियली 0 था, और फाइनली x की वैल्यू 2 उसने क्वेश्चन में दे रखी है, तो ऊपर लिख देंगे x इक्वल टू 2, यानी हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इस साइड वेलोसिटी की लिमिट्स होंगी। वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, देखो फ्रॉम रेस्ट दिया, यानी इनिशियली वेलोसिटी उसकी 0 थी, और फाइनली कितनी है वो तो हमें निकालना है, तो ऊपर लिख दो v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हम कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सब टर्म्स हैं, आपको पता होनी चाहिए कि अगर लिमिट्स होती हैं
तो डेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है, और अगर लिमिट्स नहीं होती तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। इनडेफिनेट में एक लाइन लिखी है यहाँ पे स्टार मार्क करके, एक ऐसी चीज यहाँ लिखिए जो सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में करते हैं। वी ऑलवेज एड अ कांस्टेंट, वी ऑलवेज एड अ कांस्टेंट आफ्टर इंटीग्रेशन, वी ऑलवेज एड अ कांस्टेंट आफ्टर इंटीग्रेशन। इसका मतलब अभी मैं समझा दूंगा। मैंने क्या लिखवाया है, वी ऑलवेज एड अ कांस्टेंट आफ्टर इंटीग्रेशन, यानी अगर लिमिट नहीं दी हो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, तो आपको इंटीग्रेशन करने के बाद एंड में एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है प्लस सी, चाहे लेफ्ट में करो चाहे राइट में करो। पर अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन करने के बाद दोनों में से किसी एक साइड एक कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। उस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे नहीं पता, पर प्लस सी कर दो, चाहे आरएचएस पे करो चाहे एलएचएस पे करो। तो ये कांस्टेंट हमें तब ऐड करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस में जहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। आगे मैं कराऊंगा वो क्वेश्चंस, तब इस बात को याद करेंगे कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें कांस्टेंट ऐड करना होता है। पर इस क्वेश्चन में कोई चिंता नहीं, इस क्वेश्चन में हमें लिमिट्स दे रखी है, हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट वांस्टेंट ऐड नहीं करना। तो चलिए देखते हैं अब कैसे करें इंटीग्रेशन। एक एक करके आपको हर स्टेप पे हर टर्म पे अप्लाई करना है। पहले एलएचएस से कर लेते हैं। चलो, यहाँ v है, v की पावर 1 है, इंटीग्रेशन कहता है कि पावर को 1 से बढ़ा देते हैं, तो ये इंटीग्रेशन साइन पहले v के ऊपर आया, इसने v की पावर जितनी थी 1 थी उसको 1 से बढ़ा दिया, पावर हो गई 2, और 2 से ही डिवाइड कर, तो ये v बन गया v स्क्वायर बाय 2। फिर ये dv पे पहुंचा इंटीग्रेशन साइन, तो कैंसिल हो गया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। सर वो साइन से, सर वो इंटीग्रेशन के साइन से कट जाएगा डीवी। हाँ, तो यहाँ पे हमारा एलएचएस पूरा हो गया। वी डीवी, जब ये इंटीग्रेशन का साइन इसके ऊपर आया तो ये बन गया वी स्क्वायर बाय 2। फिर जब इंटीग्रेशन का साइन डीवी पे पहुंचा, ये मेरा सिर्फ एक समझाने का तरीका है, आपको कहीं ये बात बोलने की जरूरत नहीं है या लिखने की जरूरत नहीं है कि वो उसके साथ कैंसिल हो गया। ये सिर्फ एक समझाने का तरीका है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है, रेसिप्रोकल, तो वो कट जाएंगे। जैसे आपके पास एक नंबर होता 4 और उसका रेसिप्रोकल होता 1/4, तो वो कट जाते हैं। तो ऐसे ही आप मानो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो जब इंटीग्रेशन साइन इसके ऊपर पहुंचेगा तो वो दोनों कट जाएंगे। तो अब अगले स्टेप में मैं ना इंटीग्रेशन साइन लगाऊंगा ना मैं डीवी लिखूंगा। ठीक है, अब आरएचएस पे आते हैं। आरएचएस पे हमारी एक एक करके करेंगे। 4 एज इट इज, एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2, एक्स की पावर 0 बन जाएगा एक्स की पावर 1 अपॉन 1, अपॉन 1 भी लिखने की जरूरत, और फिर dx कट जाएगा, इंटीग्रेशन साइन और dx कट जाएंगे, खत्म। नीचे आएगा x इक्वल टू 0 और ऊपर आएगा x इक्वल टू 2। अब बहुत बच्चों ने गलत आंसर भेजे हैं, प्लीज अब तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं अपने आंसर। मैंने आप लोगों को काफी हिंट दे दिया है, प्लीज हर बच्चा इसको ट्राई करे, लिमिट्स पुट करनी है, प्लीज करिए। अभी भी कुछ बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं, प्लीज अब तो देखो सही से करो। एलएचएस का भी ध्यान देना है। आरएचएस पे ये 4 और 2 काट दो, इस 4 और 2 को 2 लिख दो। ठीक है, अब देखते हैं चलो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे। पहले आरएचएस पे बताता हूं। आरएचएस पे आपको जो टर्म है उसको 2 बार इवेल्युएट करना है। ये पूरा एक्सप्रेशन जो आपका आया है 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको आप 2 बार सॉल्व करेंगे। पहली बार इसमें अपर लिमिट डालेंगे, यूएल मींस अपर लिमिट, अपर लिमिट डाल के इस पूरे को इवेल्युएट करें, और फिर इसको लोअर लिमिट डाल के इसको इवेल्युएट करें। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन में पहले 2 डाल, x की जगह जहां भी x आ रहा है वहां 2 लिख,
2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 12 हो गया। तो यहां पर अपर लिमिट डालकर 12 पर, ये पूरा एक्सप्रेशन। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को फिर से इवैल्यूएट करते हैं, x की जगह 0 डाल दो, तो 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0, तो ये 0। अब सेम चीज हम लोग यहां पर भी करेंगे। हम इस एक्सप्रेशन को 2 बार इवैल्यूएट करेंगे और बीच में माइनस साइन आएगा। पहली बार v को रिप्लेस करो अपर लिमिट से, यानी v²/2 जो टर्म है उसमें v की जगह v लिख दो, क्योंकि अपर लिमिट पहले डालते हैं। तो v²/2 जो है उसमें v को v से रिप्लेस कर दो, तो वही बात, v को v से रिप्लेस करेंगे तो v तो रहेगा, तो टर्म आएगी हमारी v²/2 माइनस, इस एक्सप्रेशन को फिर से इवैल्यूएट करेंगे, इस बार v की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे, तो ये आएगा 0²/2। पहले आया v²/2, फिर आया 0²। देखिए अब हमने इसको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप करा है, कोई शॉर्टकट नहीं हम लगा रहे हैं, हम प्रॉपर तरीका देख रहे हैं कैसे करें। अगर आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का तरीका सीख लिया ना, शॉर्टकट अपने आप बना लोगे। एमसीक्यूज में क्या शॉर्टकट लगाना है वो बात की बात, पर अभी ये देखिए तरीका क्या। तो यहां बचा v²/2 और यहां बचा 12, तो v²/2 इक्वल टू 12, v² इज इक्वल टू 24, v इज इक्वल टू 2√6। तो देखिए हमने कार की वेलोसिटी फाइंड आउट करी, v इज इक्वल टू 2√6 मीटर पर सेकेंड। किस स्टेप में आप लोगों को डाउट है ये बताइए। सर सर ये असाइनमेंट का क्वेश्चन था ना? हो सकता है होगा, बट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया वो पूछो। ओके सर सर। सर अगर हम dx को इस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 4dx² लिखेगा ना? नहीं नहीं, ये dx एक चीज है, ये d और x अलग अलग नहीं है। अगर तुम ये ब्रैकेट खोल भी दोगे तो तुम लोग को लिखते 4x इंटू dx प्लस 2 इंटू dx के, ये d और x अलग अलग नहीं है। अगर सपोज कभी टर्म, अब जैसे यहाँ है v dv है, तो यहाँ पे तुम v का स्क्वायर नहीं कर सकते, ये dv एक पूरी एक टर्म है, डिफरेंशियल है। ये नहीं है कि v dv था तो आप इस v को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आप लिख दो dv²। ये dv एक खुद में एक पूरी एंटिटी है, dv और dx। ऐसा नहीं है कि v dv है, कोई बच्चा कहता है v dv को मैं लिख देता हूँ d इंटू v²। नहीं, ये v और v मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि ये dv पूरी एक टर्म। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। इस क्वेश्चन में हाई मेन बात क्या थी कि इसमें हमारी तीसरी वाली इक्वेशन यूज हो गई, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, एक्सेलरेशन पोजीशन पे डिपेंड। अच्छा चलिए, अब मेरा वही क्वेश्चन जो पिछली क्लास में क्वेश्चन था, ये मैं एक 9th क्लास के बच्चे को क्वेश्चन देता, इस क्वेश्चन को करने के लिए अब मैं ये मिटा रहा हूं। अब इसको करने के लिए मैं एक 9th क्लास के बच्चे को बुलाता हूं और उसे मैंने सेम क्वेश्चन दिया। उसे मैंने कहा कार यहां से शुरू हुई थी 0 से और कार 2 तक पहुंच गई है, और कार की इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी थी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार वाज 0 और हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी। तो देखिए अब ये क्वेश्चन एक 9th क्लास के बच्चे को दे, वो कहते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या आप इतना इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका तो मेरे पास फॉर्मूला है। तो वो कहता है फॉर्मूला लगा देता हूँ, v² माइनस u² इज 2a। v हमें निकालना है, v², u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 4x प्लस 2, और s होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट उसकी यहां से यहां तक हुई है 0 से लेकर 2 तक, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी 2। यहां से करते हैं,
v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 डाल दो, तो 4 इंटू 2 8 प्लस 2 10 इंटू 2, तो यहां से v आ जाता है √40। तो ये तो क्लास 9th के बच्चे ने इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर दिया, पर आंसर तो अलग आ रहा है। हमारा तो आंसर 2√6 आया था और उसका आंसर ये आ रहा है। अब कोई कहता है नहीं, ये क्लास 9th के बच्चे ने तो गलत करा, पर क्या गलत करा ये बताइए। उसने तो ये फॉर्मूला यूज करा है, क्या ये सर फॉर्मूला? वो ये assumption है सर कि ये नॉन यूनिफॉर्म ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जबकि ये नहीं ये है। सर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूले यूज होते हैं न्यूटन के, लेकिन जो a इज इक्वल टू 4x प्लस 2 है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज होगा। आप लोगों को अब समझ में आना चाहिए कि कैलकुलस का फिजिक्स में यूज क्या है। कोई कहता है कैलकुलस तो मैथ्स का टॉपिक है, इसको हम फिजिक्स में क्यों यूज करते? तो एक चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास फिजिक्स में ये फॉर्मूला है, बिल्कुल ठीक है फॉर्मूला, आपने क्लास 9th में यूज भी करा था, 11th में भी हम कई क्वेश्चंस में ये यूज करेंगे। और ऐसे ही आपके पास एक फॉर्मूला ये भी है और एक फॉर्मूला ये भी है। These are called as the 3 equations of motion. ये हमारी 3 इक्वेशन। अब इनमें प्रॉब्लम क्या है? इनमें प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों इक्वेशंस में एक्सेलरेशन आती है, और जब ये इक्वेशंस डिराइव करी गई, जब ये इक्वेशंस डिराइव हुई हैं, हम करेंगे भी इनको डिराइव, तब इन इक्वेशंस को डिराइव करते वक्त हमने ये माना था कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यानी उसकी वैल्यू बदल नहीं रही, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में बदलेगी नहीं। ये मान के हमने ये वाली इक्वेशन डिराइव करी, ये वाली और ये वाली। तो ये तीनों इक्वेशंस अप्लाई उसी केस में होंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल रही है ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर बदल रही है तो ये इक्वेशंस अप्लाई ही नहीं होंगी, क्योंकि इनको डिराइव करते हुए मैंने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना था। तो ये सिर्फ अप्लाई तब होंगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब अपने क्वेश्चन में देखिए, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4x प्लस 2, गाड़ी का मोशन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। जब गाड़ी यहां पे थी तब एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो 0 डाल के कुछ और आती। जब कार यहां गई होगी, इस पॉइंट से गुजर रही होगी, तब उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और आएगी। जब कार यहां पहुंचेगी तब एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और आएगी। ये वाली जो एक्सेलरेशन है ये तो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बदल रही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपकी ये इक्वेशंस अप्लाई ही नहीं होती। आपने जो फिजिक्स में ये 9th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, ये तीनों फॉर्मूले सिर्फ तब अप्लाई होंगे अगर आपके क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल ना रही हो। इस बात को लिखते हैं, लिखिए ये तीनों इक्वेशंस लिखिए, इनको आज हम डिराइव भी करेंगे तीनों को। तो लिखो, these 3 equations are derived by assuming that a is a constant. These 3 equations are derived by assuming that a is a constant and does not change during the motion, and does not change during motion. ठीक है ना, अपने वर्ड्स में लिख लो यार, नहीं अगर सुन पा रहे ध्यान से, कि ये तीनों इक्वेशंस अप्लाई डिराइव हुई हैं ये मान के कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल नहीं रही। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे देखो, इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि वैल्यू बदल रही है। यहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और होगी, यहां कुछ और होगी, यहां कुछ और। तो इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, then the 3 equations cannot be applied. सर एक बात बताओ सर, फिजिक्स में कैलकुलस का सिर्फ यही रूल होता है क्या मोशन में?
पूरा सुनो, समझ में आएगा, 5 मिनट और रुको फिर समझ में आएगा। तो if the acceleration is non-uniform, then the three equations cannot be applied. Full stop. अब अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो आप ये इक्वेशंस लगा नहीं सकते, तो क्या करें? अगर ये इक्वेशंस लगेंगे नहीं तो क्या करें? तो फिर कैलकुलस की मदद से। कैलकुलस जो बना है वो है तो मैथ्स का टॉपिक, बट इट वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन, क्योंकि न्यूटन को फिजिक्स में इक्वेशंस क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने एक नया तरीका, एक मैथमेटिकल टूल इन्वेंट करा कॉल्ड एज कैलकुलस। कैलकुलस मैथ्स का पार्ट है, पर इसकी फिजिक्स में हमें जरूरत पड़ती है। और सिर्फ कब जरूरत पड़ती है? सिर्फ, मेरे एक वर्ड पे ध्यान, सिर्फ कब जरूरत पड़ती है, हमेशा नहीं पड़ती। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो गई, सिर्फ तब जरूरत पड़ती है। अगर इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दिया होता 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप इसको इस इक्वेशन से कर सकते। मैं इसको कैसे सॉल्व करता? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2, एक्सेलरेशन है 4 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 0 से 2 तक, डिस्प्लेसमेंट 2 हुआ है। सॉल्व करके आंसर आ जाता। कैलकुलस की जरूरत हमें इस चैप्टर में सिर्फ तब पड़ेगी, ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो मैं इन तीनों इक्वेशंस की जगह डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज करूंगा। ये वाली जो है, ये है v dv by dx इक्वल टू a। ये वाली जो है, ये है dv by dt इक्वल टू a। और ये वाली जो है, ये है dx by dt इक्वल टू b। ये वाली जो इक्वेशन है, ये इस फॉर्मूले से डिराइव हुआ। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये यहां से डिराइव हुआ, इससे ये डिराइव। पर सिर्फ कब आप अप्लाई कर सकते हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो आप फिर इंटीग्रेशन के तरीके से करिएगा। किसी एक इक्वेशन से स्टार्ट करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो, जैसे सिखाया था वैसे। तो कैलकुलस इज रिक्वायर्ड ओनली इफ एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म है तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, तो फिर आपकी ये इक्वेशन चल जाएगी। और यही चीज थ्रू आउट अवर सिलेबस आएगी। अब जैसे इस चैप्टर में ये 3 इक्वेशंस हमें प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, ये यूज होंगी नहीं होंगी, ये दिक्कत आ रही है। बहुत क्लियर कर लो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूज करो, और अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है तो कैलकुलस की मदद ले लो। सिंपल बात। ऐसे ही आगे वाले चैप्टर्स में भी प्रॉब्लम आएगी। सपोज करो, एक एग्जांपल मैं लेता हूं आपसे आगे के चैप्टर का। एक क्वेश्चन आया जिसमें वर्क डन निकालना। कोई जना 9th क्लास का रिकॉल करके फॉर्मूला बता सकता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आगे वाले चैप्टर में आप देखेंगे वर्क डन के लिए मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, वर्क डन मैं कैलकुलस मेथड से निकालूंगा। तो बच्चे सोचते हैं यार 9th क्लास में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसको इस फॉर्मूले से क्यों नहीं निकाल लेते? क्यों हम जबरदस्ती कैलकुलस बीच में घुसा रहे? हम कैलकुलस सिर्फ तब लाएंगे बीच में जब कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट, अभी आगे की बात है तो थोड़ा सा बस सुन लो। एक आदमी धक्का देके एक ऑब्जेक्ट को आगे ले जा रहा है, एक ब्लॉक को धक्का देके आगे ले जा रहा है। अब इस पे ये फोर्स लगा रहा था। ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, ना 10 से कम है ना 10 से ज्यादा है, कांस्टेंट है। ठीक है, बढ़िया, फॉर्मूला लगाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स का फॉर्मूला जो है वो तब अप्लाई होता है अगर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है। पर सपोज करो क्वेश्चन में दिया होता फोर्स इज इक्वल टू 10t स्क्वायर प्लस 4t। इसका क्या मतलब है कि फोर्स की वैल्यू बदल रही, फोर्स की वैल्यू टाइम के साथ बदल रही, आगे जाने पे फोर्स बदल जाएगा। ठीक है ना? अब आप ये फॉर्मूला नहीं है। फिजिक्स में हमारे सारे फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं सब में एक लिमिटेशन है।
कि वो फॉर्मूले हर केस में अप्लाई नहीं होते। जैसे कि ये वाला है, ये तब अप्लाई नहीं होता अगर फोर्स की वैल्यू बदल रही। ऑब्वियसली बात है, अगर बदल रही होगी तुम वैल्यू डालोगे क्या? तो ये फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं होगा और उस केस में आपको मदद लेनी पड़ेगी कैलकुलस। कैलकुलस की जरूरत सिर्फ तब पड़ती है जब आपके फॉर्मूले में आने वाली कोई क्वांटिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। अगर वो क्वांटिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है तो वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा और फिर हम कैलकुलस पे जाते हैं। तो थ्रू आउट अवर सिलेबस बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आएंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, पर हम वो फॉर्मूला ना लगाकर हम कैलकुलस लगाएंगे। तो बच्चे ये सोचते हैं कि क्यों, वाई कैलकुलस? क्योंकि वो फॉर्मूले में कोई ना कोई क्वांटिटी ऐसी होगी जो बदल रही होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। अब जैसे यही वाला इक्वेशन देख लो, इस फॉर्मूले में एक्सेलरेशन आती है जो कि नॉन यूनिफॉर्म थी, 4x + 2। तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने ये लगाया। तो कैलकुलस का यूज सिर्फ उन क्वेश्चंस में पड़ता है जहां पे फॉर्मूले में आने वाली कोई क्वांटिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है। ठीक है ना? तो आगे की बात चलो छोड़ो, आगे की बात आगे। अभी इस चैप्टर की पे कंसंट्रेट करो कि ये 3 इक्वेशंस कब अप्लाई होंगी, कब नहीं होंगी, और जब नहीं होंगी तब कैलकुलस को यूज करेंगे। तो ये चीज समझिए कि these 3 equations are applicable only when the acceleration is constant. If acceleration is not constant, then you have to do calculus. बताइए इसमें क्या कर सकते हैं? So calculus is के बाद क्या लिखा है वहाँ पे वर्ड? यहाँ पे required. Calculus is required only if acceleration is non-uniform. अगर acceleration constant होता, जैसे कि सपोज करो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो मुझे कैलकुलस की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मेरी इक्वेशंस ही यूज हो जाएंगी। तो कैलकुलस जो है वो इन्वेंट उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किया गया है जहां पर नॉन यूनिफॉर्म वैल्यूज आ जाती है। अगर एक्सेलरेशन बदल रहा है तो फिर आप कैलकुलस यूज करो। आगे वाले चैप्टर्स में भी मैं बारी बारी ये चीज आपको याद दिलाऊंगा। आप मेरे से पूछना कि ये हम वर्क डन जब पढ़ेंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो तब मैं याद दिलाऊंगा कि देखो फोर्स नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है इसलिए कैलकुलस यूज हो रहा है। आगे बहुत सारी जगह ऐसा आएगा 11th-12th में जहां आपका जो फॉर्मूला है वो नहीं अप्लाई हो रहा होगा पर कैलकुलस लग रहा होगा। तो वील कीप रिपीटिंग द थिंग अगेन एंड अगेन। चलिए अब ये तीनों इक्वेशंस डिराइव कर लेते हैं। ये तीनों इक्वेशंस डिराइव करते वक्त बहुत ध्यान देना, जब मैं इनको डिराइव करूंगा मैं एक्सेलरेशन को एक कांस्टेंट मानूंगा, क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस तभी डिराइव होती हैं जब a की वैल्यू कांस्टेंट है। तो वो डेरिवेशन में भी मेरे को ध्यान देना पड़ेगा कि a जो है वो कांस्टेंट है, तभी ये डिराइव। इससे ये डिराइव होगा, इससे ये डिराइव होगा, इससे ये डिराइव होगा। क्या डाउट है? चलो बताओ बिफोर वी स्टार्ट द डेरिवेशन। So these derivations will come in the exam, no? हाँ, जो भी हम कर रहे हैं वो सब एग्जाम में आ सकता है। अब डाउट समझ में आया आप लोगों की? कैलकुलस, हाँ जिस बच्चे का डाउट था, हाँ कैलकुलस सिर्फ तब, ओनली व्हेन इट इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म होगा तो आप अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। सर हाँ सर, अगर हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये वाली इक्वेशंस को डिराइव भी क्यों करेंगे? ये हमने उस केस के लिए डिराइव करी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यस सर। तो ये इक्वेशंस मैं आपको डिराइव करके दिखाऊंगा और ये इक्वेशन सिर्फ तब यूज करना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पर सर ऐसे क्वेश्चन तो हमें इस क्लास में पूछे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्यों नहीं पूछे जाएंगे? ये कौन, आपको क्लास वाइज थोड़ी ना पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तुम ये क्यों कहते हो? आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। होता क्या, देखो मैं बताता हूँ। मैंने कई बार, अभी तो खैर मैंने तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं आज तुम्हें ना क्वेश्चन देता, ये एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड, यही क्वेश्चन होता, मैं कुछ नहीं बोलता, सीधा क्वेश्चन देता। बच्चे देखते एक्सेलरेशन दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी निकालनी, वो इंटीग्रेशन करना शुरू कर देते। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपको कैलकुलस की जरूरत ही नहीं है। तब आप ये यूज कर सकते हैं तीनों इक्वेशन।
तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सिर्फ यही वाले क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके बहुत सर। सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, तब मत लगा देना कैलकुलस। मैंने इस चैप्टर की पहली क्लास में मैंने कुछ कार वाले क्वेश्चंस कराए थे, अ कार Yes, स्टार्ट sir. फ्रॉम रेस्ट, उसमें मैंने ये इक्वेशंस यूज करी थी। देखिए आप लोग पीछे जाइए जरा Yes, कॉपी, इस चैप्टर की फर्स्ट या सेकंड क्लास खोलिए जरा, जब मैंने कुछ कार वाले न्यूमेरिकल्स कराए थे, उसमें मैंने ये तीनों इक्वेशंस अप्लाई करी थी। उन क्वेश्चंस में चेक करो कि एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है। कोई एक क्वेश्चन मेरे को बता दो जिसमें मैंने एक्सेलरेशन दिया था। सर 2 मीटर पर सेकंड 2 स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, कांस्टेंट था या बदल रहा था? सर कांस्टेंट। अब आंसर देखो, मैंने ये क्वेश्चन यूज करी होंगी, मैंने कैलकुलस नहीं लगाया हुआ क्वेश्चन। यस सर। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ये इक्वेशंस भी यूज होंगी हमारी 11th में। ऐसा नहीं है कि 11th में सिर्फ कैलकुलस आएगा, आपको हो सकता है क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, मत लगाना कैलकुलस, तब क्यों लगाओगे, ये इक्वेशंस यूज करना। तो कॉन्सेप्ट को समझो। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। लिखो डेरिवेशन फॉर इक्वेशंस यूजिंग कैलकुलस। डेरिवेशन फॉर इक्वेशंस यूजिंग कैलकुलस बहुत सिंपल है, हर डेरिवेशन फिगर के साथ होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करनी है, लिखो टू डिराइव v इज इक्वल टू u प्लस एटी। फिगर बनाएंगे, एक कार है, अभी टाइम हुआ है 0, कार की वेलोसिटी u है, कार आगे जा रही है, थोड़ी देर बाद टाइम हो गया t, कुछ भी टाइम है, वेरिएबल ले रहा हूं, 0 से कुछ भी हो सकता है, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। अब कार की वेलोसिटी v हो गई, तो यू हैव टू डिराइव दिस इक्वेशन। कैसे स्टार्ट करेंगे? इंटीग्रेशन के स्टेप्स याद करिए। 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस थी हमारे पास, कौन सी वाली यूज करेंगे? जिसमें टाइम आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रही है और वेलोसिटी आ रही है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम dv by dt इक्वल टू a, क्योंकि एक्सेलरेशन आ रही है, टाइम आ रहा है, वेलोसिटी आ रही है, ये बनी। ठीक है, अब क्या स्टेप्स थे? हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो dv इज इक्वल टू a इंटू dt। देखना, पहले देख लो फिर लिख लो, ठीक है ना? नहीं भी लिख पाते कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग दूंगा इस क्लास की भी, आज वाली क्लास की भी रिकॉर्डिंग दूंगा मैं, तो अभी समझ लो, फिर कल रिकॉर्डिंग देख के तब लिख लो, ठीक है ना? पर लिखना जरूर है, ये नहीं कि उसको छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं होगा लिखा नहीं। तो dv by dt इक्वल टू a। चलो कौन बता रहा है अगला स्टेप? सर वेरिएबल्स चेक v0 करते ले लो पहले आप, v2 पावर 0। हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ dv है तो मेरे को v चाहिए, तो v की पावर 0 लगाऊंगा। यहाँ और dt फिर t की पावर 0 लेनी पड़ेगी a के साथ। पावर 0 लेगा, t की पावर। अच्छा, वेरिएबल मैचिंग करो, यहाँ dt है तो सिर्फ t का वेरिएबल चाहिए। कोई कहता है यहाँ तो a भी आ रहा है, सर एक सर ये कांस्टेंट आ सकती तो है, जा रहा है एज अ कांस्टेंट, a is being considered as a constant। यहाँ dv है तो v का वेरिएबल आ रहा है। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं और इंटीग्रेशन साइन पर लिमिट्स लिखते हैं। टाइम की लिमिट्स देखिए 0 से t, तो टाइम की लिमिट्स हैं 0 से t। वेलोसिटी की लिमिट्स इनिशियल u थी, फाइनली v हो गई। चलो लिख लो, बाद में छोड़ो, नहीं करोगे बाद में मुझे पता है, अभी लिखो, करो। सर तो वहां जाके तो 0 हो गया ना, क्या 0 हो गया? फाइनल हो गई वो 0 हो गया, सर t इज इक्वल टू 0। करो पहले, देखेंगे फिर। फिगर बना रखी है तो लिमिट्स लिखना आसान है। टाइम 0 था जब स्टॉपवॉच शुरू करी, तब गाड़ी की स्पीड 0 थी, u थी। सर हम लोग a को बाहर ले लेंगे ना सर, वो a को बाहर ले लेंगे ना इंटीग्रेशन साइन के बाहर। बाहर ले लो, एक ही बात है, पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा इंटीग्रेशन के बाद। बाहर ले लो अंदर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो ठीक है, तुम लिखने को लिख सकते हो। चलो देखो कैसे, a तो कांस्टेंट है, a एज इट इज रहेगा, t की पावर 0 बन जाएगा t की पावर 1/1 और dt कट जाएगा। देखो इंटीग्रेशन साइन कांस्टेंट को नहीं छेड़ता, a एज इट इज रहता। आप ये भी कह सकते थे, कुछ स्कूल्स में ऐसे भी कराया जाता है
कुछ स्कूल्स में कहते हैं कि ए को इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख लो, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर लिख लो, वो भी ठीक है। पर नहीं तो अगले स्टेप में ए एज इट इज रहने दो, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन कांस्टेंट को नहीं छेड़ता। ए एज इट इज रहा, टी की पावर 0 जो था वो बन गया टी की पावर 1/1 और डी टी कट गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए 0 से टी। अब यहां देखते हैं v की पावर 0 बन गया v की पावर 1/1 dv कट u और v अपॉन 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो रेज टू पावर 1 लिखने का भी कोई फायदा नहीं है, तो एक ही बात। तो ये आया। अब v को 2 बार लिखेंगे, v को 2 बार लिखेंगे। पहले बार v को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट v से, v को v से रिप्लेस करोगे तो v रहेगा, माइनस v की जगह u लिख दो तो u लिख इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को भी 2 बार लिखेंगे। पहले वाले में t को रिप्लेस करो t से, तो a इंटू टी की जगह a इंटू ये वाला t, एक ही बात है, a इंटू टी। फिर इस एक्सप्रेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में t को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो माइनस a इंटू 0। तो देखिए यहां से हमें मिला v माइनस यू इज इक्वल टू ए। u उस साइड ले जाइए, आपका फॉर्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन विच वी हैव डिराइव्ड यूजिंग कैलकुलस। पर इस डेरिवेशन में a जो था इट वाज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट एज इट इज रहता है इंटीग्रेशन। तो जो फॉर्मूला आया, this is will be applicable only if acceleration is constant, वो टाइम के साथ बदल ना रहा हो या किसी भी पोजीशन के साथ बदल ना रहा हो। अगर वो कांस्टेंट हो तो ये फॉर्मूला लगा लेना, अगर ना हो तो जैसे कैलकुलस से कराते थे वैसे। Anybody having any doubt in this? चलो ठीक है, अब सेकंड वाला करते हैं। सर हाँ। सर लेकिन हमने ये डेरिवेशन तो फॉर्मूला देख के डिराइव किया ना, जब फर्स्ट टाइम डिराइव हुई होगी तो उनको तो फॉर्मूला थोड़ी पता होगा। देख के कहा दे, मैंने कहा देखा ये फॉर्म, मैंने तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करी। एक्सेलरेशन जो टर्म थी, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, कि वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। तो मैंने इस फॉर्मूले से स्टार्ट करा है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही यही है। एक्सेलरेशन नाम की चीज जो किसी ने डिफाइन करी, एक्सेलरेशन क्या है कि वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है। मैथ्स में मैंने आपको वर्ड तो बताया था, रेट ऑफ चेंज। यस सर, डेफिनेशन ही यही है। दिस इटसेल्फ इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन ही यही है, एक्सेलरेशन नाम की टर्म डिफाइन ही ऐसे हुई है, उसको इंटीग्रेट करके ये फॉर्मूला लिखा है। मुझे थोड़ी ना ये फॉर्मूला पता है पहले से। ओके सर। अब अगला वाला देखो, अगला वाला भी आपका किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से ही डिराइव होगा। ठीक है, कुछ और पूछना है किसी को, प्लीज इनको लिखिएगा। ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक द डेरिवेशन सीरियसली। डोंट थिंक कि हमारे तो एमसीक्यू आएंगे बस हम शॉर्टकट रट लें एमसीक्यू के लिए, आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट रह जाएगी। आपको डेरिवेशंस पता होनी चाहिए कैसे करनी है। विदाउट द डेरिवेशन द नॉलेज इज इनकम्प्लीट। अगर आपको पता ही नहीं कि वो चीज आई कहां से, कब यूज हो सकती है, कब नहीं हो सकती, तो एमसीक्यू में आप इंटीग्रेशन लगाने लग जाओगे। हो सकता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब हम सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन की फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। सेकंड इक्वेशन हमारी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ। तो देखो थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं मैं, ut प्लस हाफ at। एक t इक्वल टू 0 पे कार शुरू हुई और टाइम हो गया t। इस बार उसकी इनिशियल स्पीड u थी, फाइनल स्पीड v थी, पर इस बार मेरे को पोजीशन भी शो करनी पड़ी।
इनिशियल पोजीशन जो है वो x1 है और फाइनल पोजीशन जो है वो x। कार ने कहां से स्टार्ट करा, दैट वाज द पोजीशन, ओरिजिन नहीं है वो, इट इज x1, और कहां तक चली गई, x2। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट s से डिनोट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट। तो इस डिस्प्लेसमेंट को यहां से यहां तक जो चीज है, दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी फिगर है। इस बार डिस्प्लेसमेंट भी शो करनी थी फिगर में, क्योंकि फॉर्मूले में डिराइव होगी ना, तो फिगर में शो तो करोगे उसको। तो ये वाली इक्वेशन आपकी डिराइव होती है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन वेलोसिटी की। वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कैसे लिखते थे, v is equal to dt is equal to v, यहां से स्टार्ट होती है। ये तो वेलोसिटी की डेफिनेशन ही है। वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती है, हाउ डू यू डिफाइन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले v का फॉर्मूला डाल दीजिए। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डाल, dx is equal to v into dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना। देखिए सब लोग, ठीक है, पहले देख लो फिर लिखने के लिए देंगे। मैंने अपनी इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करा है। पिछली क्लास में मैंने 3 इक्वेशंस लिखवाई थी डिफरेंशियल। dx by dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो इससे स्टार्ट कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं dt को ऊपर, और v का फॉर्मूला डाल दो। यू नो कि v का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करी है। तो dx इज इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। मैंने v को सब्स्टिट्यूट कर दिया u प्लस at, जो कि अभी मैंने डिराइव करा ही था इससे पहले, ठीक है ना। चलो अब जरा ट्राई करवाओ, वेरिएबल मैचिंग कराओ, इंश्योर करो जिस साइड जो डिफरेंशियल है उस साइड हर टर्म में t हो, इधर हर टर्म में x हो। इंटीग्रेशन साइन लगाओ, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट्स पुट करिए और इंटीग्रेट करिए। देखिए ये फॉर्मूला आता है या नहीं। जिनका हो जाएगा वो चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करेंगे, डन। आई वांट टू सी कौन कौन बच्चे कितना जल्दी कर पा रहे, और प्लीज जब होगा तभी रिप्लाई करना, पहले नहीं करना। सर हम एक्स पे लिमिट्स क्या डालेंगे? देखो ना फिगर, देखो गाड़ी ने शुरू करा तब क्या पोजीशन थी उसकी, x1 x2। हाँ x1 x2। ओके सर। सो इसमें हम u को तो कांस्टेंट ले लेंगे ना? हाँ, इनिशियल स्पीड कांस्टेंट है ना, गाड़ी यस सर। एक्सेलरेट है तो फाइनल स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है ना। यस सर। तो u तो कांस्टेंट है ना। जिनका हो गया है वो रिप्लाई करना, आई वांट टू सी। क्या हो गया, बाकी लोग नहीं कर पा रहे। अब देखो वेरिएबल मैचिंग कराओ, इधर dt है तो यहाँ t आ रहा है, ठीक है। यहाँ t नहीं आ रहा तो यहाँ t की पावर 0 लिख दो। अच्छा, यहाँ dx है तो यहाँ x की पावर 0 लिख दो, ठीक है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं। जिनका हो गया देख लीजिए। अब लिमिट लिखेंगे, x की लिमिट है x1 से x2,
इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, और टाइम की लिमिट है 0 से t। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। x की पावर 0 बन गया x की पावर 1 और dx कट गया, स्क्वायर ब्रैकेट x1 से x2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, u t की पावर 0 हो गया u t की पावर 1 अपॉन 1 प्लस a एज इट इज कांस्टेंट है क्योंकि t बन जाएगा t स्क्वायर बाय 2, t की पावर 1 है तो हो जाएगी t स्क्वायर बाय 2 और dt कट जाएगा। जब ये इंटीग्रेशन साइन एक एक करके आगे जाएगा ना, तो ये बन गया ये, फिर इसको बना दिया ये, और फिर जब यहां पहुंचा तो कट गया। तो लिमिट t इक्वल टू 0 से टाइम इक्वल टू t। अब पुट करते हैं, x को 2 बार हमें लिखना होगा। पहली बार x को रिप्लेस करेंगे x2 से, तो बन गया x2 माइनस, फिर से लिखेंगे x, पर इस बार x1 लिखेंगे, तो x2 माइनस इज इक्वल टू, अब RHS पे लगाइए जरा यही लॉजिक। इस पूरे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके 2 बार लिखा जाए, 2 बार लिखा जाए। पहले वाले में जहां जहां t आ रहा है वहां t लिखना होगा, जहां जहां t आ रहा है वहां वहां t लिखना, तो वही बनेगा u t प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2, u t प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। और दूसरे वाले में t की जगह 0 डाल, तो u इंटू 0 प्लस a इंटू 0 स्क्वायर बाय 2, u इंटू 0 प्लस a इंटू 0 स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना। अच्छा अब बताओ x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या कहलाता है? S डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बन गया x2 माइनस x1 बन गया s, और यहाँ पे आया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो दिस वी हैव डिराइव्ड द सेकंड इक्वेशन। इस फॉर्मूले से कैलकुलस को यूज करके सेकंड इक्वेशन डिराइव। तो जो इसमें a इंटू 0 स्क्वायर अपॉन 2 था वो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया ना? हाँ, a इंटू 0 तो 0 ही रहेगा ना, हाँ जी, वो तो एनीथिंग इंटू 0 तो 0 ही रहेगा। तो जब आप ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करोगे 0 डाल के, तो u इंटू 0 भी 0 होगा, a इंटू 0 स्क्वायर बाय 2 भी 0 होगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ जो सेकंड टर्म है लोअर लिमिट वो 0 रहेगी। नहीं समझ में आया? नहीं सर, आ गया, बस मैं कंफर्म कर रहा था। ठीक है, को डाउट इसमें? अब तीसरे वाला खुद करो, चलो फिगर भी खुद बनाओ जल्दी से। फिगर में देखो क्या क्या डेटा शो करेंगे, और इक्वेशन भी खुद सिलेक्ट करिए, अपने आप ट्राई करिए। मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे, पर आप स्क्रीन पे मत देखो, आप अपनी कॉपी में देखो, अपने आप करो। जब हो जाएगा तब स्क्रीन पे देख के चेक करना कि तुमने ठीक कराएगा ना। सर इसमें हमने u और a दोनों कांस्टेंट माना है ना? यू तो कांस्टेंट होगा ना, इनिशियल स्पीड तो सेम ही है ना, फाइनल स्पीड बढ़ती जा रही है गाड़ी की, इनिशियल स्पीड तो वही है, सेम स्पीड से स्टार्ट कर रही है गाड़ी। ओके सर। अब तीसरी इक्वेशन हम डिराइव कर रहे हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as। तो वही सेम पिछली बार की तरह सेम फिगर, x1 x2, ये डिस्प्लेसमेंट है। टाइम की इस बार जरूरत ही नहीं है क्योंकि टाइम तो आता ही नहीं है इक्वेशन। तो ये फिगर स्टार्ट करेंगे इस बार इससे, v dv by dx इक्वल टू a, क्रॉस मल्टीप्लाई, v dv इज इक्वल टू a dx। चलो कर लो, रिप्लाई करते रहना जिसका होता जाए।
सर इसमें जो ए डी एक्स है इसमें हम एक्स क्या लेंगे, मतलब 0 पोटेंशियल dx है ना, तो आपको क्या करोगे, ये तो आ रहा है देखो डी हो गया आ रहा है, पता है ये तो क्या करोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे? है, इसमें हम लिखेंगे ए टू द पावर ए एक्स टू द पावर 0। हाँ, x to the power 0 into ये तो मैं कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद पूछ रहा हूँ, इंटीग्रेशन तो कट जाएगा ना। करते हैं, a कांस्टेंट रेट हो रहा है क्योंकि dx था तो x चाहिए था मुझे, तो मैंने x की पावर 0 लगा दिया, dv एज इट इज, v तो आ ही रहा है। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं। वेलोसिटी इनिशियली u है, फाइनली v है, पोजीशन x1 है, फाइनली x2। तो v इंटीग्रेशन के बाद बन जाएगा v स्क्वायर बाय 2, dv कट जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट u v, a एज इट इज रहेगा। आप कह सकते हो a को इंटीग्रेशन साइन के बाहर भी लिख सकते हो, क्योंकि a कांस्टेंट है, उसको बाहर भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, पर जरूरत नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं। a एज इट इज रखते हैं कांस्टेंट, x की पावर 0 बन गया, x की पावर 1, dx कट गया, लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट x2। अब इस एक्सप्रेशन को v स्क्वायर बाय 2 को 2 बार लिखें। सब लोग देखिए, ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे लिमिट्स कैसे डाल रहे हैं। v स्क्वायर बाय 2 को 2 बार लिखें, पहले v को v लिखें, तो वही बात रही, v स्क्वायर बाय 2 ही रहा। फिर v नहीं लिखेंगे, v की जगह u लिखें, तो ये बन जाएगा u स्क्वायर बाय 2, माइनस साइन लगेगा, ठीक है ना। अब RHS पे भी सेम लॉजिक, ये एक्सप्रेशन 2 बार आएगा, रेज टू पावर 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो सिर्फ ax लिखो। पहले आप लिखो ax को लिखो x2, ax2, बीच में माइनस साइन लगाओ, फिर x की जगह लिखो x1, तो बनेगा ax1। तो ये बना v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a इंटू x2 माइनस x, और x2 माइनस x1 जो है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट s। 2 कॉमन लेके ऊपर ले जाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2a। तो हमने तीसरी इक्वेशन डिराइव करी, फिर से लिख लीजिए आगे, द थ्री इक्वेशंस विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ acceleration is a constant. The three equations will be applicable only if the acceleration is a constant. ठीक है, तो अब क्वेश्चन जब भी आपका आएगा, दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। न्यूमेरिकल अगर आता है, अगर न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो अपनी तीनों इक्वेशंस लगा लें जो आपने 9th क्लास में सीखा था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2। और अगर एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट है, तो फिर आज जैसे मैंने या पिछली क्लास में जैसे कैलकुलस वाले क्वेश्चन कराए थे, तो करेंगे। तो ये नहीं है कि 11th में सिर्फ यही आएंगे, 11th में दोनों आ सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले भी और नॉन कांस्टेंट या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले। आप लोगों को मैंने आज एक असाइनमेंट भेजी है, उसमें से मैं कुछ काम दे रहा हूँ, अगली क्लास तक आपने वो करके रखना है। सब बच्चे एक बार वो असाइनमेंट खोल लीजिए, उसमें मैंने क्वेश्चंस को ग्रुप कर दिया है। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं वो जनरल क्वेश्चंस हैं, और यूजुअली वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20। तो इनमें कैलकुलस नहीं लगेगा, कैलकुलस वाले क्वेश्चंस मैंने अलग कर, आप आगे देखेंगे पेज 3 पर अलग हेडिंग है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कैलकुलस। तो ये अलग हेडिंग है कैलकुलस। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, जो नॉर्मल वाले क्वेश्चंस हैं उसमें ट्राई कर लेना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 से 10, 20 है ना, आउट ऑफ 20 1 से 10 कर लेना, और फिर जो कैलकुलस बेस्ड है इसमें सारे कर लेना। तो टोटल 20 क्वेश्चंस का आप लोगों का होगा, 10 आपके नॉर्मल वाले, 10 नॉर्मल वाले, दिस इज आउट ऑफ 20, टोटल 20 क्वेश्चंस है नॉर्मल वाले, उसमें से पहले 10 कर लेना, और कैलकुलस के 10 ही है, आउट ऑफ 10 ही है ये, तो 10 में से 10 सारे कर, ठीक है ना। अब इसके बाद इस चैप्टर में ग्राफ्स बचेगा, तो
नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ्स शुरू कराएंगे। ग्राफ्स भी आपने पहले कर रखा है तो वो इतना मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल नई चीज जो आई है वो सिर्फ ये है, बाकी सब कुछ आपका 9th का करा। तो कैलकुलस वाले क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। ये सब जो आपको असाइनमेंट करनी है होमवर्क कॉपी में करनी है, ठीक है ना, तो इट विल बी चेक, तो ये आपको नीटली प्रॉपरली करना है।